नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, बोलो भाई। एक वेज है आपके पास, एक फिक्स्ड वेज है। ये फिक्स्ड वेज है, इसके ऊपर एक बॉल ड्रॉप की जाती है 5 मीटर की हाइट से। ये यहां से यहां पे ड्रॉप की जाती है, ठीक है। वो यहाँ टकराती है और टकराने के बाद कुछ ऑब्वियस सी बात है, इस तरह से रिबाउंड करती है। तो ये पूछ रहा है कि वेज पे ये वाला डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी आफ्टर दिस कोलिजन। ये टकराने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है भाई। चलो, बेसिक कंसेप्ट आपको पता है। लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ कोलिजन के बारे में पता है आप लोगों को। क्या होती है लाइन ऑफ कोलिजन? ये वो लाइन होती है जिसके अलोंग कोलिजन हो रहा है, या मैं कहूं जिस पॉइंट के अबाउट बॉडीज टकरा रही हैं उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, दैट इज लाइन ऑफ कोलिजन। सही बात है। मान लो कि जो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन है ना, उसी को आप लाइन ऑफ कोलिजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो ये बताइए कि ये 5 मीटर हाइट से नीचे गिरा है, सही है। बोलो, जब ये यहां से यहां पहुंच जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। कैसे? बेसिक जो हमारी इक्वेशंस है, बोलो h हाइट से ड्रॉप करते कितनी स्पीड हो जाती है? √2gh √2 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी है? 5। बोलो 10 50 100 का रूट 10। तो बोलो यहाँ पे कितनी स्पीड से टकरा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से ये टकरा रहा है। बोलो इसकी ये वाली वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी ये कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। ये एंगल आपको गिवन है 37 डिग्री। ओके, तो अगर ये एंगल थीटा है तो भाई पुराना मेथड ऐसे 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 और ऐसे। बोलो ये एंगल कितना है? थीटा। ये भी कितना होगा? थीटा थीटा और ये भी थीटा। बोलो ये कौन सा है? वर्टिकल और ये वाला एंगल है। वर्टिकल और ये वाला एंगल ये थीटा ही होगा, यानी कि 37 डिग्री होगा। सही है। अब मुझे बताओ कि सरफेस ऑफ कांटेक्ट तो ये है जहां पे कोलिजन हो रहा है, यहां पे हो रहा है ना। तो बोलो फोर्स कहां लगाता है सरफेस? अपने खुद के परपेंडिकुलर लगाता है फोर्स। तो यानी कि ये जो फोर्स लगाएगा वो यहां लगाएगा। यस और नो? बोलो भाई। अब इसको ऐसे मत देखो, अब आप इसको ऐसे देखो कि भैया एक सरफेस था, बॉल आई ऐसे आके ऐसे टकरा के चली जाएगी। यस और नो? जैसे आपको पहले केस भी बता रखा है, बॉल आती है ऐसे आके ऐसे टकरा के चली जाती है। यस और नो? बोलो सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट चेंज होता है? ओनली द वन परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। यस और नो? है भाई? तो बोलो इसके सिर्फ परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चेंज होगा। यस और नो? तो बोलिए ये जो बॉल आ रही है इसके दो कंपोनेंट ले लूं, एक तो कंपोनेंट इधर। बोलो भाई इसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड है ना। तो बोलो ये अगर एंगल थीटा है तो इधर कितनी स्पीड हो जाएगी? 10 cos 37 डिग्री। यस और नो? और ये थीटा नहीं है, सॉरी ये थीटा नहीं है, ये वाला एंगल थीटा है ना। तो बोलो ये कितना हो जाएगा? 10 cos 37 डिग्री और ये हो जाएगा 10। ओके, जब ये आके टकराता है तो बोलो 10 cos 37 डिग्री इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट और 10 sin 37 डिग्री इज द नॉर्मल कंपोनेंट। यस और नो? तो बोलो चेंज कौन सा होगा? प्रियांशी कौन सा चेंज होगा? ये होगा चेंज या ये चेंज होगा? कॉस वाला या साइन वाला? कॉस वाला चेंज होगा, है ना, क्योंकि ये क्या है? सरफेस के परपेंडिकुलर है ना, ऐसे टकरा रहा है ना, तो ऐसे ही जाएगा। ओके, बोलो इधर ये आता है कितनी स्पीड से? बोलिए 10 cos 37 डिग्री से टकराया। आने वाली स्पीड इतनी है, जाने वाली कितनी होगी? ई से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो बोलो इधर वाला कंपोनेंट जाने का ई 10 cos 37 डिग्री। cos 37 क्या होता है? 4/5। तो 4/5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, 8e। यस और नो? तो बोलो इधर वाला कंपोनेंट मालूम चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो 8e पता चल गया, बहुत बढ़िया। अच्छा बोलो इधर वाला कंपोनेंट था कितना? 10 इंटू साइन 37, वो क्या होता है? 10 इंटू 3/5 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। तो बोलो इधर वाला कंपोनेंट जो कितना था? 6 था, वो टकराने के बाद भी कितना रहेगा? 6 मीटर पर सेकेंड रहेगा। कोई दिक्कत? अब बताओ, अब मेरा ये पार्ट खत्म हो चुका है, मेरे पास सिर्फ ये बचा हुआ है कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसकी इधर वाली वेलोसिटी 6 है और इधर वाली वेलोसिटी कितनी है? 8e। अब आपको बताना है कि इसका हॉरिजॉन्टल टाइम कितना होगा, मतलब सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस। कोई दिक्कत है? अच्छा कैसे करेंगे इसको? बोलो मुझे बताओ कि इस डिस्टेंस के लिए, बोलो इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ना, बोलो क्या चाहिए? ये चाहिए, ये वाला डिस्टेंस। बोलो s चाहिए, इज इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ a t²। यस और नो? कोई दिक्कत? बोलो इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है,
तो इसी डायरेक्शन का u चाहिए, है ना, बोलो भाई, और इसी डायरेक्शन का एक्सेलरेशन चाहिए, यस और नो। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना पड़ेगा। बोलो, कोई भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या करते हैं उसमें, बोलिए। ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है फॉर एग्जांपल, इस तरह से, बोलो यहां से यहां गया, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, 2uy/g, यस और नो। अब इसको रिप्लेस किससे कर देते हैं, uy/g, y से रिप्लेस कर देते हैं जब ये इंक्लाइन पे होता है, यस और नो, बोलो भाई, बोलो। y component is responsible for time of flight, तो यहां पे भी who is responsible, this component is responsible for time of flight। तो बोलिए इधर वाला कंपोनेंट कितना है, इधर वाला ग्रेविटी का कंपोनेंट कितना है, ग्रेविटी इधर है नीचे, ठीक है, ग्रेविटी का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, बोलो इधर कितना है, g, ये एंगल है थीटा, तो बोलो ये हो जाएगा g cos 37, यानी कि g इंटू 4/5। बोलो इधर वाला कंपोनेंट मालूम चल गया। बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, 2uy/gy, यस और नो, बोलो 2 क्या आ जाएगा, इधर वाला कंपोनेंट 8e बोल सकते हो, या eu cos थीटा भी बोल सकते हो, सही है, कितना हो जाएगा, बोलो 2 8e/g इंटू cos 37, यानी कि 4/5। कितना हो गया ये, जी को रख दो 10, तो कितना आ जाएगा 2e। तो टाइम पता चल गया मुझे, सही है। बोलो दिस टाइम ऑफ फ्लाइट आई हैव, टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, पुट इट इन दिस इक्वेशन, क्या आएगा, बोलो इसको x डायरेक्शन बोल दो, बोलो एस एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। बोलो इधर वाला एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ये g cos 37, ये g sin 37 डिग्री, तो बोलो आंसर क्या आएगा, s ऑफ x इज इक्वल टू इधर वाला u कितना इधर, u sin थीटा, यानी कि 6 इंटू टाइम प्लस 1/2 एक्सेलरेशन g sin थीटा, यानी कि g इंटू 3/5, है ना, g की वैल्यू रख सकते हो 10, कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू टाइम का स्क्वायर, यानी कि 2e का होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, सही है। डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ e आपका आंसर चेंज हो जाएगा, e की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई दिक्कत है इसमें, रिपीट करना है कुछ भी, वीडियो चालू है, यहाँ पे e, अच्छा e की वैल्यू 1/2 अगर दे दी जाए तो बस e को 1/2 पुट कर दो यहाँ पे इस इक्वेशन में, कोई दिक्कत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोचना है आपको एक बार इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, आप सोचेंगे उतना ज्यादा अच्छे से समझेंगे। यहां से एक बॉल फेंकी जाती है, ठीक है, यहां से कुछ x1 डिस्टेंस पे एक दीवार है जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है e, ठीक है ना, बॉल यहां गई, यहां से गई, यहां जाके टकराती है, टकराने के बाद ऐसे करके यहां गिर जाती है। आपसे पूछा हुआ है क्या, लेट द बॉल टेक्स t1 टाइम, हमें क्या करना था, x1 और x2 में रिलेशन बताना था, इस तरह का कुछ था, ठीक है, x1 और x2 में रिलेशन बताना है, कैसे बता सकते हैं, बोलिए। u पता है आपको, थीटा पता है आपको, और e पता है आपको, बस और कुछ नहीं पता है। सबसे पहले तो ये बताइए कि यहां से जो बॉल फेंकी गई है यहां टकराएगी, बोलो, बॉल यहां टकराई, टकरा चुकी है, बोलो फोर्स कहां लगेगा, इस पे इधर की तरफ लगेगा, यानी कि इसका सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट चेंज होगा, वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं है। भाई दीवार से ऐसे टकराए ना, दीवार ऐसे थोड़ी फोर्स लगा देगी इस पे, तो बोलो चेंज इन मोमेंटम वगैरह कुछ भी होता है वो क्या है, ओनली अलोंग द एक्स डायरेक्शन है, ना कि अलोंग द वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं है क्योंकि दीवार ऐसे फोर्स नहीं लगा सकती।
ओके, अब मुझे बताइए अगर y डायरेक्शन का कंपोनेंट सेम है, मतलब uy, या मैं कहूं वेलोसिटी ऑफ y डायरेक्शन, इस पे नो इफेक्ट है, तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था यहाँ पे 2uy/g। y डायरेक्शन के साथ जो जैसे जैसे चेंज हो रहा था कोई इफेक्ट हुआ नहीं उस पे, y डायरेक्शन को कोई असर पड़ा है क्या? यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो सिर्फ और सिर्फ y वाले कंपोनेंट पे डिपेंड करता है उस पर कोई भी असर नहीं होगा। यानी कि यहां से यहां तक जाने का टाइम प्लस यहां से यहां तक आने का टाइम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर ही रहेगा। कोई भी दिक्कत है इसमें? तो बोलिए लेट द बॉल टेक्स t1 टाइम टू स्ट्राइक द वॉल एंड t2 टाइम टू फॉल बैक टू ग्राउंड। कि भैया t1 टाइम में यहां से यहां चली गई और t2 टाइम में यहां से टकरा के नीचे गिर गई, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, ठीक है। एज देयर इज नो इफेक्ट ऑन द वाई डायरेक्शन मोशन, वाई डायरेक्शन के मोशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डज नॉट चेंज, ठीक है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था भाई 2uy/g के बराबर था, 2u sin थीटा बाई जी, यस और नो, इज इक्वल टू t1 प्लस t2। कोई भी दिक्कत है इसमें? ठीक है। अब मुझे बताइए कि जब ये बॉल यहां से यहां जाती है, देखिए यहां से यहां जाती है, टाइम कितना लगा t1, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी थी u cos थीटा, तो बोलो x1 कितना आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू, बोलिए, है ना, हॉरिजॉन्टल स्पीड इंटू टाइम, बोलो भाई, तो u cos थीटा इंटू टाइम t1, सही बात है। अब बताओ यहां पे ये कितनी स्पीड से टकराया, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी रहती है, u cos थीटा रहती है, हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज नहीं होती, तो बोलो ये u cos थीटा से टकराया, वापस कितने से आएगा, अरे मतलब यहां से यहां तक चेंज नहीं होगी ना, जा रही है तब तो चेंज नहीं हुआ ना, तो यहां से यहां तक के लिए मैंने लिख दिया स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। जब यहां पे गई कितनी स्पीड से जाके टकरा रही है, x cos थीटा, यहां से यहां तक कोई चेंज नहीं हुआ, बोलो कितनी स्पीड से टकराएगा, u cos थीटा से टकराएगा, स्पीड ऑफ स्ट्राइक u cos थीटा, तो वापस आने की eu cos थीटा हो जाएगी, है ना। जाने वाली जो स्पीड होती है, टकराने से पहले की स्पीड को e से मल्टीप्लाई कर दो, वापस आने की स्पीड हो जाती है, तो बोलो वापस आने की स्पीड यहां कितनी हो जाएगी, बोलो हॉरिजॉन्टल वाली eu cos थीटा। अब बताओ टकराने के बाद से लेके यहां तक जब तक ये जमीन पे गिरता है क्या कोई स्पीड में चेंज होगा, नहीं, है ना, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है ना, यस और नो, तो बोलो eu cos थीटा रहेगा, बोलो x2, ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू ये वाली स्पीड eu cos थीटा इंटू टाइम कितना t2, बोलो t1 की वैल्यू निकाल लो यहां से x1 बाय u cos थीटा, और t2 की वैल्यू बोलो x2 बाय eu cos थीटा, सही बात है। t1 और t2 की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका रिलेशनशिप बिटवीन, बोलो x1 एंड x2। कोई दिक्कत, बोलो पक्का, देख लो 2u sin थीटा बाय g हो गया इज इक्वल टू t1, t1 कितना आया था बोलो x1 बाय u cos थीटा, और x2 कितना, t2 कितना था x2 बाय eu cos थीटा, सही है। ये सेम क्वेश्चन है, बस इसमें बस आपको वैल्यू दे दी, सही है। देखो यहां से कितना डिस्टेंस है 360 मीटर, अब पूछ रहा है यहां से यहां तक ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये आपको u दे दिया, आपको थीटा दे दिया, e दे दिया, बोलो u पता है, थीटा पता है, x1 पता है ना, ये u पता है, g पता है, थीटा पता है, इधर भी u और थीटा पता है, e पता है, सिर्फ x2 बाकी है, निकाल लोगे, कोई दिक्कत, ठीक है। आ गया था x का वैल्यू 300 आता है, ओके। अब हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, ठीक है, नया टॉपिक का नाम है कोलिजन, ठीक है। यहां तक कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, सही है भाई, पक्का, ठीक। ओके, तो हमारे पास दो तरह के कोलिजन हो सकते हैं, क्या बोला भाई, दो तरह के कोलिजन, एक तो हेड ऑन कोलिजन और दूसरा ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन मतलब जब सिरे से सिरा टकरा रहा है, सिरे से सिरा टकरा रहा है तो लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ कोलिजन सेम होगी, ठीक है। और एक होता है ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है, लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ कोलिजन अलग अलग होती है, ठीक है। मतलब वो कहते हैं ना छू के निकल गया, है ना, किसी एंगल पे टकरा गया, तो एंगल पे टकराना ये है, और सीधा
हेड ऑन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन तो एंगल पे टकरा रहा है ना, कहते हैं छू के निकल गया, इस तरह के केसेस यहाँ है। ठीक है भाई, देखो मान लीजिए कि ये बॉल्स हैं, देखो भाई यहाँ पे आ रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, बोलो दिस इज द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट, इसके परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन ही क्या होती है, बोलो लाइन ऑफ कोलिजन। तो लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ कोलिजन क्या होते हैं, इसमें सेम होते हैं, लेकिन इसमें सेम नहीं होते हैं। बोलिए यहां पे क्या हो रहा है, तो इसको थोड़ा इधर कर देता हूं। लाइन ऑफ कोलिजन और लाइन ऑफ मोशन सेम नहीं होते हैं। देख लो, ये बॉल इधर जा रही थी कहीं, ये बॉल कहीं इधर जा रही थी, ये किसी एंगल पे टकरा रहे हैं, यस और नो। तो बोलो लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ, देखो सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट ये हो गया, इसके परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन को ही क्या कहते हैं, लाइन ऑफ कोलिजन। तो बोलो लाइन ऑफ कोलिजन और लाइन ऑफ मोशन अलग अलग है ना, दैट मीन्स दे आर डिफरेंट, तो इसको बोलेंगे ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है भाई, अब देखो टॉपिक है अपना हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में सिरे से सीधे टकरा, सीधे सीधे टकरा रहे हैं, सीधे सीधे टकराएंगे। तो इसमें हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या भाई, E इक्वल टू 1, E इक्वल टू 1 को क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। E इक्वल टू 1 मतलब परफेक्टली इलास्टिक। E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो क्या बोलेंगे उसको, इन इलास्टिक। और E इक्वल टू 0 है, मतलब एग्जैक्टली 0 है E, तो क्या हो जाएगा वो, परफेक्टली इन इलास्टिक। याद करिए इन तीनों को, क्या क्या भाई, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। 0 है ना तो इन इलास्टिक, पूरी तरह से इन इलास्टिक है। E इक्वल टू 1 है तो परफेक्टली इलास्टिक है, और बीच वाले को इन इलास्टिक, सिंपली इन इलास्टिक बोल सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जब बॉल्स टकराती हैं आपस में, कोई भी कोलिजन होता है तो क्या क्या होता है उसके अंदर। ये देखो भाई, ये आपकी पहली बॉल है, ये आपकी दूसरी बॉल है। ठीक है, मान लीजिए दोनों बॉल एक ही डायरेक्शन में चल रही है, U1 और U2 स्पीड से, है ना। ऑब्वियसली बात है, कोलिजन कब पॉसिबल है, टकराएंगी कब, जब ये स्पीड ज्यादा हो, ये स्पीड कम हो, यस और नो, है भाई। भाई अगर ये ज्यादा होगी तो ये आगे भाग जाएगा, ये पीछे रह जाएगा ना। अच्छा, ये कम स्पीड से है, ये ज्यादा स्पीड से है, ये आया इसके पास, अभी ये कौन सा मोमेंट है, ये जस्ट टकराने वाले हैं, टकराए नहीं है यहाँ पे। तो बोलो टकराने से जस्ट पहले इसकी स्पीड क्या रहेगी, U1, और इसकी स्पीड क्या रहेगी, U2। सही बात है। अब बताओ, ये बॉल इससे टकराना शुरू कर रही है, अभी जस्ट शुरू हुआ है, क्या होगा भाई, इसने इस पे पीछे फोर्स लगाया, इसने इस पे आगे फोर्स लगाया, यस और नो। भाई ये वाला इसको पीछे लगाएगा ना, और पीछे वाला उसको आगे लगाएगा, तो क्या होगा, इसकी स्पीड तो कम होने लग जाएगी। U1 स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड U2 स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। आफ्टर सम टाइम, जब ये पूरी तरह से एक दूसरे को दबा चुके होंगे, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम। जब दोनों एक दूसरे को पूरी तरह दबा चुके होंगे तब क्या होगा भाई, दोनों की स्पीड हो जाएगी सेम। एट दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, है ना। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में भी हमने पढ़ा था कि जब दो ब्लॉक एक दूसरे के बिल्कुल मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन पे होते हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है, सेम। और उसके बाद क्या करते हैं, वो जो स्प्रिंग होता है उनको ऐसे धकाता है वापस, यस और नो। तो बोलिए थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इनकी स्पीड हो जाएगी इक्वल, दोनों की स्पीड हो जाएगी बराबर, और दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डीफॉर्मेशन। पूरी तरह से वो डीफॉर्म हो चुके हैं, जितना भी वो हो सकते हैं। जैसे रबर की बॉल है, वो दब चुकी है पूरी तरह से। अब क्या होगा, वो रबर की बॉल वापस ऐसे खुलेगी, यस और नो। जैसे रबर की बॉल दबती है तो खुलती है ना एकदम से, तो जब वो खुलेगी तो क्या लगाएगी, इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन। अभी जब ये टकराए हैं तो क्या हुआ, इंपल्स ऑफ डीफॉर्मेशन है, और जब ये वापस खुलने लगेंगे तो क्या होगा, इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन होगा। ड्यूरिंग रीफॉर्मेशन क्या होगा भाई, ये इसको पीछे धकाएगा और ये इसको आगे धकाएगा। दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है भाई, ओपन हो रही है ना, दोनों की दोनों बॉल्स ऐसे ओपन हो रही है। तो बोलो क्या होगा, आगे वाली पीछे को पीछे धकाएगी और पीछे वाली आगे वाले को आगे धकाएगी, यानी कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी, और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। यानी कि ये लेस स्पीड का हो जाएगा और ये मोर स्पीड का हो जाएगा। अब मुझे बताइए, कुछ टाइम के बाद इसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी V1 और इसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी V2। V2 इज ग्रेटर देन V1, ऑब्वियस सी बात है, सही बात है। अच्छा, अब हमें देखना है कि भैया जब ये बॉल टकराई थी, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ था, तो जब ये रीफॉर्म हुई, क्या हुआ, डिफॉर्मेशन हो गया था, अब ये क्या होने लगी, रीफॉर्म। क्या ये पूरी तरह से रीफॉर्म हो पाएंगे, वो हमको बताना है। देखिए, अगर वो रबर की बॉल है,
रबड़ की बॉल है तो वो वापस अपनी पूरी तरह से शेप में आ जाती है, यस और नो। मेटल की बॉल है तो वो भी क्या हो जाती है, शेप में आ जाती है। मान लीजिए प्लास्टिक की बॉल है, प्लास्टिक की है ना, और वो जोर से टकराती है तो क्या होता है, उनमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन रह जाता है, यस और नो। मान लीजिए जैसे प्लास्टिक की चीजों में वो थोड़ा डेंट पड़ जाता है ना, तो वैसे वाली कंडीशन हो सकती है। तो बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉर्मेशन, कितनी डिफॉर्मेशन हुई है, हम बता सकते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, या परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। सही बात है। अब मुझे ये बताइए कि जब ये एक दूसरे के पास आ रही थी, टकराने वाली थी, टकरा रही थी और दोनों की स्पीड बराबर हो गई थी, यहां पे डिफॉर्मेशन मैक्सिमम था। बोलो भाई, डिफॉर्मेशन क्या था, मैक्सिमम। डिफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या था, इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस, है ना। डिफॉर्मेशन के लिए मैं कह सकता हूं इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉर्मेशन। और जब ये वापस खुलती हैं तब क्या होता है, इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन। और बॉडी के अंदर जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेज है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीफॉर्मेशन। मान लीजिए कि आपके पास एक रबर की बॉल है, आपने उसको ऐसे दबा दिया तो उसकी शेप चेंज हो जाती है ना, बोलो भाई। और फिर क्या होता है, जब आप इसको छोड़ते हैं तो ये वापस अपनी शेप में आ जाती है। क्यों होता है, क्योंकि यहां पे जब आपने इसको दबा रखा है तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेज हैं जो क्या कर रही हैं, इस पॉइंट को बाहर की तरफ धक्का मार रही हैं, यस और नो। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि ये जो बॉडी की इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेज हैं, ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि ये वापस बॉडी को उसकी ओरिजिनल शेप में ले आएंगी। तो मैं कहूंगा देयर इज नो डिफॉर्मेशन। सही बात है, पूरी तरह से शेप में आ गई, देयर इज नो डिफॉर्मेशन। और अगर ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं है और बॉडी में क्या रह गया, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन रह गया, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी का लॉस हो गया। बोलो भाई, बॉडीज आई, टकराई, थोड़ी सी शेप खराब हो गई, फिर थोड़ी सी ठीक हो गई, पूरी तरह ठीक नहीं हुई, तो मैं तो यही कहूंगा ना कि भाई एनर्जी का लॉस हो गया। और एनर्जी का लॉस क्यों हो गया, कहां हो गया, मतलब डिफॉर्मेशन करने में हो गया, यस और नो। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉर्मेशन हम बता सकते हैं कि कोलिजन कैसा है, यस और नो। तो बोलिए, नो डिफॉर्मेशन आफ्टर कोलिजन होता है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, जैसी बॉल थी टकराने से पहले बिल्कुल एंड में वैसी की वैसी हो गई, है ना। यानी कि बॉडी वापस अपनी शेप में आ गई, जितनी जोर से उनको शेप चेंज करने का धक्का लगा था, मतलब इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन लगा था, उतना ही ज्यादा उनपे इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन लगा है। यानी कि इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन और इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन क्या है, इक्वल, यानी कि ई की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये क्योंकि ई का डेफिनेशन क्या था, ई का डेफिनेशन था इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन बाय डिफॉर्मेशन। और पूरी तरह से रीफॉर्म हो गई, मतलब इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। यानी कि देयर इज नो डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन हुई है क्या निशांत, हुई है, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। हाँ, सुन के बोल रहा है, ध्यान हट गया था ना बीच में, कोई बात नहीं। डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब रीफॉर्मेशन अच्छे से हुआ है, और रीफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन बराबर है, ई की वैल्यू 1 है। दूसरी पॉसिबिलिटी, स्लाइट डिफॉर्मेशन, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो गया है, मतलब जिस ताकत से वो बिगड़ी थी शेप, उतनी ताकत से वो वापस नॉर्मल नहीं हो पाई। इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन कम है, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन ज्यादा है, तो बोलो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 1 के बीच में, और कोलिजन इज इन इलास्टिक। ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आफ्टर कोलिजन एंड नो रिफॉर्मेशन, देयर इज नो रिफॉर्मेशन। बॉडी दब तो गई लेकिन खुल ही नहीं पाई, खुली ही नहीं, मतलब रिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, वापस रिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं। यानी कि इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन 0 है, डिवाइड बाय इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन वो ज्यादा है, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, एंड द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। बोलो, रिफॉर्मेशन होता ही नहीं है। मैंने दीवार पे बॉल फेंक के मारी, चिपक गई वहां पे, क्यों चिपक गई, क्योंकि गई जाके डिफॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन वो वापस अपनी शेप में आ रही थी, आ ही नहीं पाई। सही है, तो ई की वैल्यू उस केस में 0 हो जाती है। सही है। अच्छा, जब क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है, ये वाला मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, नो रिफॉर्मेशन, तो बोलो बॉल्स आके एक दूसरे को दबा तो देती हैं, लेकिन वापस खुल ही नहीं पाई, खुल ही नहीं पाई, तो बोलो क्या वो अलग हो पाएंगी, अलग करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रीफॉर्मेशन, और रीफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, यानी कि बॉल एक साथ चलने लग जाएंगी। इन दिस केस द बॉल्स स्टार्ट मूविंग टुगेदर आफ्टर कोलिजन, बॉल्स एक दूसरे के चिपक के चलेंगी। सही है। ऐसा मान लो कि एक लोहे की बॉल थी, जा रही थी, एक सामने क्या थी, मिट्टी की बॉल थी, क्या होगा, वो जाके उसके अंदर धस जाएगी और दोनों एक साथ चलने लग जाएंगे।
सही है, क्योंकि रीफॉर्मेशन तो हो गई। ओके, कोई दिक्कत है? अच्छा बोलो, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है इस केस में, E इक्वल टू 0 में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, तो बोलो मैक्सिमम एनर्जी का लॉस इसी केस में होगा। तो व्हेन E इक्वल टू 0 एनर्जी लॉस इज मैक्सिमम, 0 एनर्जी लॉस E इक्वल टू 1 में होगा, क्योंकि जितनी ताकत से वो शेप बिगड़ी थी उतनी ताकत से शेप वापस बन गई है। दैट मीन्स, कोई दिक्कत भाई? फॉर सॉल्विंग V1 एंड V2, ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा सकता है कि जो इनकी फाइनल स्पीड है ना V1 और V2, ये आपको बतानी है। ठीक है भाई, तो कैसे बता सकते हैं हम? देखो मेथड यही रहेगा हमेशा। ठीक है, मेथड क्या है बोलो भाई? ये दोनों बॉल्स जा रही थी अपने अपने रास्ते से, अपनी अपनी स्पीड से, क्या कोई बाहर से धक्का मार रहा है? एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 होती है तो मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट। इनिशियल इक्वल टू फाइनल, तो बोलो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या था? m1 u1 प्लस m2 u2। फाइनल क्या हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2। सही बात है। और e की वैल्यू क्या होती है बोलो? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सही है, तो बोलो v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2 कर देंगे, e की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सही है, बोलो अपने को v1 और v2 है ना, दो अननोन है, और देखो दो ही इक्वेशन है, v1 v2 में एक रिलेशन ये हो गया, v1 v2 में एक रिलेशन ये हो गया। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व करेंगे जैसे 10th क्लास में करते थे। सॉल्व किया, v1 की वैल्यू क्या आती है? m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m2 e u2 माइनस u1 बाय m1 प्लस m2। सही है, v1 की वैल्यू, फॉर्मूला का रट्टा मारना है बहुत अच्छे से, कंफ्यूजिंग है ये। ठीक है, v1 पता चल गया, ऐसे ही v2 की वैल्यू पता चल जाएगी, कोई दिक्कत? v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m1 e u1 माइनस u2 बाय m1 प्लस m2। दोनों का फॉर्मूला याद कर लेंगे आप लोग, आपका काम है वो। सही है भाई, ठीक है। अच्छा ठीक है, बात ठीक। हाँ ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला आप ये यूज कर सकते हो, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हो? E की वैल्यू v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। सही है, तीसरा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सही है भाई, कब होगा ये? जब E की वैल्यू 1 हो। E की वैल्यू 1 है तो एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, और वो क्या हो जाएगा? K इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल। ठीक है, JBC मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन, और JAC मतलब जस्ट आफ्टर कोलिजन। कोलिजन से जस्ट पहले और जस्ट बाद में क्या है? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, इनिशियल इक्वल टू फाइनल रहती है, ओनली इन केस ऑफ E इक्वल टू 1, परफेक्टली इलास्टिक में। कोई दिक्कत है? इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? अच्छा, फिफ्थ क्या है? अच्छा फोर्थ क्या है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इन इलास्टिक कोलिजन था, एनर्जी का लॉस हो गया था ना डिफॉर्मेशन करने में, शेप बिगाड़ने में एनर्जी यूज हो गई थी, तो बोलो फाइनल इज लेस देन इनिशियल इन इलास्टिक के केस में। और डेल्टा के ई और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। सही है, जब रिफॉर्मेशन होता ही नहीं है, बॉल सिर्फ दब जाती हैं और बाद में वापस खुलती नहीं है, एक दूसरे से दूर नहीं जाती है, दैट मीन्स E इज इक्वल टू 0 और एनर्जी का लॉस सबसे ज्यादा यहां होता है। कोई दिक्कत भाई? ओके, जब E की वैल्यू 0 होती है तो बोलो, यहां पे देखो पिछले वाले फॉर्मूले में भी यहां पे E आता है, ये सुनो, ये 0 हो गया, तो बोलो V2 और V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम है ना, तो V1 इक्वल टू V2 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। कोई दिक्कत है इसमें? और E इक्वल टू 1 है और M1 इक्वल टू M2 है। ठीक है, मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है और दोनों मास क्या है? आइडेंटिकल है। ठीक है, तो क्या होगा? V1 इक्वल टू U2, मतलब फर्स्ट की फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी, और ऐसे ही सेकंड की फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू फर्स्ट की इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटीज आर एक्सचेंज्ड। बोलो भाई, मान लो दो बॉल हैं, आइडेंटिकल बॉल है, E इक्वल टू 1 में कोलिजन हो रहा है उनका, तो बोलो ये 10 की स्पीड से चल रही थी, ये 5 की स्पीड से चल रही थी, ये टकराती हैं तो क्या होगा? ये 10 की स्पीड से चलेगी, ये 5 की स्पीड से चलेगी, स्पीड एक्सचेंज हो गई। ओनली कब? जब मास दोनों का सेम हो और E की वैल्यू भी क्या हो? 1। E इक्वल टू 1, M1 इक्वल टू M2, तो वेलोसिटी क्या आ जाएंगी? एक्सचेंज, अदरवाइज एक्सचेंज नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रिंसिपल का यूज करता है न्यूटन्स क्रेडल। न्यूटन्स क्रेडल में क्या होता है बोलो भाई? हेड ऑन कोलिजन होता है।
हेड ऑन कोलिजन होता है इस तरह से, आपने देखा होगा कि भैया मेटल की बहुत सारी बॉल्स रखी होती हैं, सबका मास सेम होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इस बॉल को उठा के रिलीज कर दो, बॉल को यहां तक खींच के रिलीज कर दो, क्या होगा, ये इससे टकराएगी, ई ऑलमोस्ट 1 है, या मैं कहूं 1 है, तो बोलो इसकी और इसकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। फिर ये इससे टकराएगा, इन दोनों की एक्सचेंज हो जाएगी, इन दोनों की एक्सचेंज हो जाएगी, फाइनली इसकी और इसकी एक्सचेंज हो रही है, देखो है ना, ये 5 की स्पीड से इससे टकराई, ये रेस्ट पे आ गया, ये 5 से चला, है ना, फिर ये इससे टकराया तो ये 5 से, ये 0 से, फिर ये 5 से, ये 0 से, ये 5 से, ये 0 से, ये 5 से, ये 0 से, मतलब सिर्फ ये वाली बॉल ऊपर चली जाएगी। सही है। मान लो 2 बॉल्स आई, ठीक है, रिलीज कर दी, तो बोलो इन दोनों ने अगली 2 को दिया, अगली 2 को दिया, अगली 2 को दिया, और लास्ट वाली 2 निकल के बाहर चली जाएगी। सही है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो हेड ऑन कोलिजन के रिजल्ट याद कर लो, V1 की वैल्यू ये है और V2 की वैल्यू ये है, कर लेंगे भाई बहुत अच्छे से, पक्का प्रॉमिस। अब यही क्वेश्चन है आपके पास, सेम टू सेम क्वेश्चन है, E इक्वल टू 1 है, ये 4 किलो की बॉल है, ये 2 किलो की बॉल है, आपको बताना ये 5 से जा रही है, ये 10 से जा रही है। सही है, कर लोगे? बस इन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है V1 और V2। बोलो यहाँ पे M1 M1 4, M2 2, U1 5, U2 -10, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना। ठीक है भाई, कर लोगे? E की वैल्यू पता है, सब कुछ पता है आप लोगों को, कर लोगे ना पक्का? E इक्वल टू 1/2 होता तो E की जगह 1/2 पुट कर देते, V1 और V2 आ जाता। यस और नो? सेम टू सेम क्वेश्चन है ये, देखो ये 4 से जा रहा है, ये 1 से जा रहा है, हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये बात ध्यान रखनी है कि बस फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आपका सीधा आंसर आता है। ठीक है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है, बोलो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, बोलो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, लॉस मतलब क्या होता है देवांश? इनिशियल माइनस फाइनल। तो बोलो इनिशियल एनर्जी क्या है, हाफ m1 u1 स्क्वायर, पहले की एनर्जी, प्लस दूसरे की एनर्जी हाफ m2 u2 स्क्वायर। बोलो दोनों की एनर्जी मालूम है, फाइनल स्पीड v1 और v2 भी मालूम है, तो बोलो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। दैट मींस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, बोलो इनिशियल माइनस फाइनल, और चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइंड लॉस ऑन काइनेटिक एनर्जी इन ईच ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चंस। जितने भी पीछे पार्ट किए थे ना, सब में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है। E इक्वल टू 1 है तो एनर्जी का लॉस होगा ही नहीं, E इक्वल टू 1 में तो होता नहीं है, बाकी आप कर लोगे ना, बोलो भाई। बस इन्हीं का सॉल्यूशन है वो। ठीक है, ओके, अब देखते हैं, फाइंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बॉल A, B एंड C। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करना है आपको ट्राई। देखो कैसे करना है, पूरा मेथड बता देता हूं मैं। इन दोनों के बीच में कोलिजन होता है तो E इक्वल टू 1 है, इन दोनों के बीच में होता है तो 1/2 है, और इन दोनों के बीच में होता है तो E इक्वल टू 1 है। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब ये V0 इसको स्पीड दे दी मैंने, ठीक है, ऐसे मारा, इसको V0 स्पीड दे दी, ये आता है इससे टकराता है, ये इनिशियली रेस्ट पे था, U इक्वल टू 0, और इसका स्पीड V0 टकराए, E इक्वल टू 1 है, मास सेम है, मास सेम, E इक्वल टू 1, वेलोसिटी एक्सचेंज, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी? सही है। अब देखो इसको और इसको देखो, क्या आएगा, टकराएंगे, E इक्वल टू 1/2 है, दोनों की स्पीड निकाल लोगे। सही है, ओके, बोलो इसकी और इसकी स्पीड आ गई है। अब देखो इसके स्पीड पास स्पीड आ जाएगी, लेट से V0/2 आ गई, फॉर एग्जांपल, ऐसे ही बता रहा हूं मैं एग्जांपल के तौर पे, ये V0/2 से इधर जाएगा, दीवार से टकराएगा, E कितना है 1, तो इसकी जाने की स्पीड को E से मल्टीप्लाई करो, वापस आने की आ जाएगी, तो बोलो मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब V0 से गया तो V0 से वापस आ जाएगा। अब ये V0 से इसके साथ फिर से कोलिजन करेगा, इसके पास ओरिजिनल कुछ वेलोसिटी थी ना, बोलो इन दोनों के पास फाइनल वेलोसिटी आ गई है, बोलो भाई। अब ये फिर से आके इससे टकराएगा, इन दोनों की वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, ये चला जाएगा, फिर बोलो इसके पास कुछ वेलोसिटी बच गई थी, तो हो सकता है ये वापस आके इससे टकरा जाए, या फिर अगर इसकी इधर वाली वेलोसिटी होगी तो इधर टकरा के फिर वापस आ जाएगा। सही है, फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। सही है, सोचना पड़ेगा कि रिजल्ट के हिसाब से कि भैया ये इधर जा रही है तो उधर इससे टकराएगी, उधर जा रही है तो उससे टकराएगी, कोई दिक्कत। स्पेशल केस व्हेन m1 इक्वल टू m2 एंड E इक्वल टू 1, वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई। सही है, बोलो भाई 1 kg की बॉल थी, ये 1 kg की बॉल थी, ये 5 से चल रही थी, ये रेस्ट पे थी, तो बोलो कोलिजन के बाद क्या हो गया,
ये रेस्ट पे आ जाएगी और वो 5 से चलने लग जाएगी। फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ ईच ब्लॉक, हर एक ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी बतानी है। सबका मास सेम है, ठीक है, सबका मास क्या है, एम ए इक्वल टू एम बी इक्वल टू एम सी इक्वल टू एम डी एंड ई इक्वल टू 1। तो बोलो ये 10 से जा रहा है, ये रेस्ट पे है, टकराएगा इससे, इसकी स्पीड कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, सही है। अच्छा ये 10 से टकरा रहा है, ये इससे टकराएगा कितने से, 5 से। तो बोलो ये हो गया 0 पे और ये चलने लग गया 5 मीटर पर सेकंड से। अब देखो ये दो इक्वल मास के ऑब्जेक्ट है, टकराने वाले हैं, E इक्वल टू 1 है। बोलो फिर से वेलोसिटी एक्सचेंज, सही बात है। तो बोलो इन दोनों की एक्सचेंज हो जाएगी। बोलो ये 5 से चलने लग जाएगा इधर और ये 10 से चलने लग जाएगा इधर, सही है। तब वो उससे 10 से टकराएगा, वेलोसिटी करेगा एक्सचेंज, ये कितने से चलेगा फाइनल, 10 से, और ये रेस्ट पे। बोलो ये 5 से चल रहा था, इससे टकराएगा, ये आ जाएगा फाइनल रेस्ट पे और ये चलेगा 5 से। मतलब इसकी और इसकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, खत्म। नहीं आई बात समझ में, हो गया ना, बड़ा सिंपल सा है ना वो, ठीक है। स्पेशल केस 2, अब देखिए क्या हो रहा है, M1 इज मच मच लार्जर देन M2। मान लीजिए कि M1 जो है वो M2 से बहुत ज्यादा बड़ा है, मास बहुत भारी है, बहुत भारी बॉल है, ये हल्की बॉल से टकरा रही है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, और E क्या है 1, E है 1, ठीक है भाई। तो बोलो ये आया, इससे टकराया, ये U1 ज्यादा था ऑब्वियसली, U1 इज ग्रेटर देन U2, तभी तो टकराएगा, ठीक है। बोलो फाइनली क्या होगा, इसकी स्पीड पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, इसकी स्पीड पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। V2, इसकी जो फाइनल स्पीड होगी ना V2 वेक्टर इज इक्वल टू 2U1 माइनस U2 वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोलो भाई इसकी डबल तो इसमें ऐड कर दो, इसकी स्पीड थी ना U1, बोलो भाई इसकी स्पीड में क्या कर दो, ऐड कर दो, और इसकी जो ओरिजिनल थी वो माइनस कर दो, ठीक है। मतलब मान लो कि ये जो है ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा था, ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा था, सही है। बोलो ये 5 से इधर जा रहा था, ये 10 से इधर जा रहा था, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस, 2 टाइम्स 10 माइनस इसकी इनिशियल वेलोसिटी 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, क्लियर है ना, ओके। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये दीवार है और ये दीवार चल रही है, दीवार चल रही है, ये आ रहा था, है ना, दीवार की स्पीड का डबल इसको दे दो और इसका स्पीड नेगेटिव कर दो, कोई दिक्कत, सही है ना, याद रहेगी बात। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2U1 माइनस U2 के बराबर। अच्छा अभी एक और क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, जेईई मेन टाइप क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है इसमें कि भैया आपको जो है ये करना है कि ये 20 मीटर लंबी रस्सी है, 20 मीटर लंबी रस्सी है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये भी 20 मीटर की दूरी पे है यहाँ से, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल। और मैंने क्या किया, इसको ऐसे रिलीज कर दिया, ऑब्वियस बात है ये 20 मीटर है, ये ऐसे लंबा होगा तो ये फिर से वापस 20 मीटर हो जाएगा ना, तो इससे इधर ही टकराएगा ये, बोलो भाई, है ना, टकराएगा। E की वैल्यू 1/2 है, पूछ रहा है ये कितना ऊपर जाएगा, हाँ इंटू 7 क्या बोल रहा था, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। देखो भाई बोलो ये यहां से यहां जा रहा है, क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन है क्या, एक्सटर्नल एजेंट है, कोई और एनर्जी लॉस करवाने वाली फोर्स है कोई, नहीं है ना, बोलो भाई, ठीक है। तो बोलो इसकी इनिशियल एनर्जी, इसको रेफरेंस लेवल ले ले, बोलो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh इज इक्वल टू, बोलो फाइनल एनर्जी, यहां आएगा तो बोलो पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², सही है, m से m कट जाएगा, बोलो 2 इधर, v² इज इक्वल टू 2h, बोलो v इज इक्वल टू √2g10h20, बोलो यहां से यहां तक 20 मीटर है ना, सही है। तो बोलो कितना आ जाएगा ये, है ना, v इज इक्वल टू √400 यानी कि 20, तो यानी कि ये आके इससे कितने से टकरा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से ये इससे टकराता है। E की वैल्यू आपको मालूम है ना। अब तो ये सिंपल कोलिजन का केस हो गया, है ना। U1 और U2 निकालना है, सॉरी V1 और V2 निकालना है, V2 निकाल लोगे, बोलो इसके पास स्पीड आ गई है V2, अब इसके पास एनर्जी है कितनी, हाफ mv², बोलो जब ये यहां कुछ हाइट पे चला जाएगा तो बोलो इसके पास एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh, h निकाल लेंगे,
सही है, रिपीट करो, देख लेना, ट्राई कर लेना, नहीं हो तो बता देना। ठीक है, फिर एक बचता है ओब्लिक कोलिजन, ये हम अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक है, ये करेंगे, फिर हम डायरेक्टली रोटेशनल मोशन का बेसिक्स पढ़ेंगे अगली क्लास में। ओके, तो आप जो है इसका सारा मॉड्यूल कर सकते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, सच कुछ बचा नहीं है, बहुत हाई फाई चीज नहीं बची है। ओके, ठीक है भाई।